नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस गुरुकुल पे। शुरू किया था हमने कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय नंबर 2 और उसके 2 भाग हम लोग कर चुके हैं और उन 2 भागों में हम लोगों ने पाचन तंत्र को कंप्लीट किया था और उसके पश्चात मैंने ये कहा था कि भाई जब पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात उसको चित्र के द्वारा एक बार पूरा समझेंगे। तो आज ये केवल पाचन तंत्र को पूरा एक बार डिटेल से समझने के लिए इस चित्र की सहायता से हम लोग आगे बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए भाई, ये है पाचन तंत्र। जो अपना पाचन तंत्र है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। अभी कौन कौन से अंग है, क्या क्या है, कैसे कैसे, एक बार विस्तार से इन पे अपन चर्चा करते हैं। देखिए, जब अपन ने पाचन तंत्र शुरू किया था उस समय मैंने ये कहा था कि भाई इस पाचन तंत्र के अंदर मुख्य पाचन अंग जो है वो लगभग कितने हैं? 7 है। टोटल कितने अंग हैं? 7 अंग है। अब 7 अंग कौन कौन से हैं? तो उसमें सर्वप्रथम हमने पढ़ा था मुख। क्या पढ़ा था? मुख पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था ग्रसनी, फिर पढ़ा था ग्रसिका। ठीक है, ग्रसिका के बाद में पढ़ा था आमाशय। आमाशय के पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था छोटी आंत। छोटी आंत के पश्चात पढ़ा था बड़ी आंत और बड़ी आंत के पश्चात में पढ़ा था हम लोगों ने मल द्वार। ठीक है, यह है अपना पाचन तंत्र यहां से लेकर यहां तक। और मैंने ये कहा भी था कि मुख से लेकर मल द्वार तक इस पूरी संरचना को एक नाम दिया गया था जिसको हमने कहा था आहार नाल। क्या नाम दिया था? आहार नाल। और ये जो आहार नाल होती है वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो हिस्सा है ये अपना हिस्सा है मुख या मुख गुहा, और ये ऊपर का जो हिस्सा है वो है नासिका। क्या है? नासिका। हालांकि ये पाचन तंत्र के अंदर नहीं आता नासिका, लेकिन मुंह के ऊपर है, बना हुआ है, इसलिए थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए बना दिया। ठीक है, मुख हो गया। अब मुख के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी उनको जरा याद करने की कोशिश कीजिए। मुख के अंदर क्या क्या पढ़ा था? देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो मुख है वो मुख गुहा में खुलता है। किसमें खुलता है? मुख गुहा में खुलता है। कटोरे नुमा संरचना होती है और इस मुख गुहा के अंदर 2 जबड़े पाए जाते हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ठीक है, इन दोनों जबड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं? मसूड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मसूड़े। और इन मसूड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दांत। फिर अपन ने कहा था कि मसूड़ों और दांतों की व्यवस्था को क्या कहा था? गर्त दंती कहा था। क्या कहा था? गर्त दंती कहा था। ठीक है, और मनुष्य के अंदर द्विबार दंती पाई जाती है। जो मैंने कहा था कि मनुष्य में 2 बार दांत आते हैं। एक बार अस्थायी दांत जिनको दूध के दांत कहा जाता है और एक बार स्थायी दांत। दूध के दांतों की संख्या लगभग 20 होती है और जो स्थायी दांत होते हैं वो होते हैं 32। और उन स्थायी दांतों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, दांत पढ़े थे। दांत कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कौन कौन से थे? कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, ये कितने होते हैं? 8। ये कितने होते हैं? 4। ये कितने होते हैं? 8। और ये कितने होते हैं? 12। ठीक है, ये अपन ने चर्चा की थी। दांत के बाद हम लोगों ने पढ़ा था जिह्वा को, जीभ को। एक पेशीय मांसल संरचना होती है जो मुख गुहा के आधार भाग के पृष्ठ से जिह्वा फ्रेनुलम किससे जुड़ी रहती है? जिह्वा फ्रेनुलम किससे जुड़ी रहती है? जिह्वा
फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी रहती है। ठीक है भाई, तो ये अपने मुख के अंदर पड़ा था। उसके पश्चात देखिए, मुख के पश्चात अपन ने कहा था कि मुख गुहा का अंतिम सिरा कहां खुलता है? ग्रसनी के अंदर। कहां खुलता है? ग्रसनी। देखिए यहां से लेकर यहां तक की एक छोटी सी संरचना है जिसको अपन ने क्या कहा था? ग्रसनी कहा था। क्या कहा था? ग्रसनी कहा था। और इस ग्रसनी के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये जो ग्रसनी है वो ग्रसनी वायु प्लस भोजन के पथ का क्या करती है? साझा करती है। क्या करती है? साझा करती है। कौन करती है? ग्रसनी करती है। ठीक है, एक पतली पेशीय कुप्पी नुमा संरचना होती है, कीट के आकार की संरचना होती है जो वायु और भोजन के पथ का क्या करती है? साझा करती है। उसके बाद अपन लोगों ने कहा था कि ये जो ग्रसनी है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। एक तो थी अपनी नासाग्रसनी। कौन सी थी? नासाग्रसनी। दूसरी थी मुखग्रसनी और तीसरी थी कंठग्रसनी। कितने प्रकार की ग्रसनी थी? 3। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हमने कहा था कि ग्रसनी का जो अंतिम सिरा है वो कहां खुलता है? ग्रसिका में। और जिसको हम लोगों ने कहा था आहार नाल कहा था। किसको कहा था? इसको। क्यों कहा था? क्योंकि देखो यहां पर तो वायु और भोजन साथ साथ हैं, लेकिन इसके पश्चात भोजन आहार नाल में चला जाता है और वायु श्वसन नाल में चली जाती है, जिसको श्वास नली अपन लोगों ने कहा। ठीक है, अब यहां पर इनको अलग अलग करने का जो काम है वो कौन करता है? तो यहां पर एक संरचना पाई जाती है और उस संरचना को हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस को ही हम लोगों ने क्या कहा था? घाटी ढक्कन। क्या कहा था? घाटी ढक्कन। एक बात और आपको बता दूं, स्वर यंत्र हम लोग आगे जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे, ये जो घाटी ढक्कन है ना, इस घाटी ढक्कन के आवरण के भीतर क्या उपस्थित होता है? स्वर यंत्र, जिसको लेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जहां से आवाज बनती है, जो अपन बोलते हैं ना, ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कहां से बनती है? स्वर यंत्र या लेरिंग से, जो यहीं पर पाया जाता है। ठीक है भाई, अब देखिए भोजन ग्रसनी से कहां आ चुका है? ग्रसिका या आहार नाल में आ चुका है। हमने ये कहा था कि ग्रसिका क्या करती है? ग्रसिका भोजन को यहां से कहां लाती है? आमाशय में लाती है। कैसे लाती है? क्रमानुकुंचन गति द्वारा। हमने बोला था कि ग्रसिका की दीवारों में समवर्णी पेशियां पाई जाती है जो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा और साथ ही साथ भोजन को लसलसा बनाती है। और कहां लाती है? यहां पर। तो ग्रसनी के अंदर जो लसलसा भोजन था उसको हम लोगों ने क्या बोला था भाई? बोलस बोला था। क्या बोला था? बोलस बोला था। ठीक, अब देखिए भोजन यहां से कहां पहुंच चुका है? भोजन यहां से कहां पहुंच चुका है? आमाशय में। इसको क्या बोला हम लोगों ने? आमाशय बोला। क्या बोला? आमाशय। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से अंग हैं। इसके बाद इन सबको साफ करके फिर अपन बात करेंगे लार ग्रंथियों की, जहां पर मैं आपको विभिन्न पाचक एंजाइमों के नाम लिखूंगा। ठीक है, ये हो गया अपना आमाशय। आमाशय के अंदर भोजन आ चुका है। ठीक है, यानी ग्रसिका का अंतिम सिरा कहां खुलता है? आमाशय में। आमाशय के कितने भाग बताए थे मैंने आप लोगों को? 3 भाग बताए थे। कितने भाग बताए थे? 3। ठीक है, सबसे पहले भाग का नाम था कार्डियक। क्या नाम था? कार्डियक। बीच वाले भाग का नाम था फंडिस। क्या नाम था? फंडिस। और लास्ट वाले भाग का नाम था जठर निर्गमी भाग। क्या नाम था? जठर निर्गमी भाग। ठीक है, देखिए पूरा पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर।
आप ध्यान से समझते जाइए बस। जठर निर्गमी भाग। फिर मैंने कहा था कि आमाशय के अंदर जो भोजन आ जाता है वो भोजन अर्धपचित होता है, और उस भोजन को क्या नाम दिया था हम लोगों ने? काइम। यहां पर क्या मौजूद होता है? काइम मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? काइम। अर्धपचित भोजन काइम मौजूद होता है। अब ये भोजन वापस ऊपर न चली जाए, इसके लिए एक अवरोधनी होती है जिसको हम लोगों ने ग्रास नली अवरोधनी कहा था, और ये भोजन नीचे ना चला जाए इसलिए जठर निर्गमी अवरोधनी होती है। दो अवरोधनियों का मैंने नाम बताया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस आमाशय के यहां पर देखो, भोजन अग्नाशय में नहीं आता, प्लीहा में भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये पाचन तंत्र के अंग है अपने। तो इस आमाशय के पीछे ये जो संरचना है, इस संरचना को अग्नाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय कहा जाता है। ठीक है। और ये जो संरचना है, इस संरचना को प्लीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लीहा कहा जाता है। ठीक है भाई। अब देखिए, आमाशय का अंतिम सिरा एक पतली संकरी नली में खुलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। और इस ग्रहणी के बारे में हमने कहा था कि भोजन यहां से फिर कहां आता है? यहां पर आता है। ठीक है। और ये ग्रहणी किसका हिस्सा है? छोटी आंत का हिस्सा है। ठीक है। हमने कहा था छोटी आंत का जो प्राथमिक हिस्सा है वो कौन है? ग्रहणी। कौन है? ग्रहणी। चलो एक बार आगे देख लेते हैं। ग्रहणी के बाद में भोजन जो है वो कहां आता है? अग्र शुद्रांत में। कहां आता है? अग्र शुद्रांत में। ये जो है, ये चीज, इसको कहते हैं अग्र शुद्रांत। और उसके बाद में जो भोजन आता है वो आता है शुद्रांत में, इसको कहते हैं शुद्रांत। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं अपन? छोटी आंत। क्या कहते हैं? छोटी आंत। ठीक है। देखिए भोजन ग्रहणी में आ गया, ग्रहणी के पश्चात अग्र शुद्रांत में, अग्र शुद्रांत के पश्चात शुद्रांत में। हम लोगों ने कहा था भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत में होता है। तो सबसे पहले कहां गया? ग्रहणी में। सर्वाधिक पाचन किसके द्वारा? रासायनिक पाचन एंजाइम के द्वारा। उसके बाद अवशोषण, और उसके बाद अवशोषण। ठीक है। अब शुद्रांत के बाद में, मतलब छोटी आंत के बाद में भोजन कहां जाएगा? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के कौन कौन से भाग है सुनना। देखिए ये जो चीज है, ये वाली लाइन, ठीक है, इस वाली लाइन को कहा जाता है आरोही बृहदांत। क्या कहा जाता है? आरोही बृहदांत। तो ये है अपने आरोही बृहदांत। ठीक है। आरोही बृहदांत जो कितने सेंटीमीटर की होती है भाई लोगों? 15। कितने की होती है? 15। ये हो गई आरोही। आरोही के बाद में देखो ये ऊपर चढ़ी, फिर ये क्षितिज, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ वृत्तांत। फिर देखो ये वापस नीचे आ रही है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अवरोही वृत्तांत। क्या कहते हैं? अवरोही वृत्तांत। और ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, इसको कहा जाता है सिग्माकार। क्या कहा जाता है? सिग्माकार वृत्तांत। उसके पश्चात में ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं मलाशय। क्या कहते हैं? मलाशय। क्या कहते हैं? मलाशय। और ये जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से को कहा जाता है अपना अंधनाल। क्या कहा जाता है? अंधनाल। ठीक है। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को कहते हैं गुदा
नाल और अंतिम जो है वो होता है गुदा या मल द्वार। क्या होता है? गुदा या मल द्वार। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये देखो यहां से लेकर यहां तक की अंधनाल तक की, इसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत। क्या कहते हैं? बड़ी आंत। ठीक है, अब देखो मैंने इस अंधनाल के इधर साइड में एक और चीज बनाई है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कृमि रूपी परिशेषिका, जिसको सामान्य भाषा में अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए भोजन को अपन छोटी आंत तक ला चुके हैं, उसके बाद भोजन कहां जाता है? बड़ी आंत में जाता है। और बड़ी आंत का पहला हिस्सा कौन होता है? अंधनाल होता है। कौन होता है? अंधनाल। उसके बाद भोजन कहां जाता है? बृहदांत में जाता है। ठीक है, तो बृहदांत में कितने हिस्से इसके? देखो बृहदांत आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्माकार। ठीक है, और बृहदांत के बाद में कहा जाता है? मलाशय में जाता है। कहा जाता है? मलाशय। ये मैंने बड़ी आंत के 3 भाग बताए थे आप लोगों को। पहला भाग अंधनाल, दूसरा भाग बृहदांत, तीसरा भाग मलाशय, और अंतिम हिस्सा पाचन तंत्र का कौन सा होता है? गुदा या मल द्वार। ठीक है, यह है इसकी संरचना। किसकी? अपने पाचन तंत्र की। अब देखो पाचन होता कैसे कैसे है, कौन कौन से रस कहां कहां से आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लीजिए। ठीक है मित्रों, बना लिया होगा आपने। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए चलिए, देखिए अब अपन बात करते हैं ग्रंथियों की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन शुरुआत कहां से करेंगे? मुंह से ही करेंगे। ठीक है, अब अपन ने बात करी थी कि मुंह के अंदर जब भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो भोजन को चबाया जाता है, उसके साथ साथ मुंह के अंदर क्या मिलती है? लार मिलती है। क्या मिलती है? लार मिलती है। लार कहां से मिलेगी? लार ग्रंथि से मिलेगी। कहां से मिलेगी? लार ग्रंथि से। ठीक है, इस लार ग्रंथि के बारे में भी अपन ने चर्चा करी थी। कितनी कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। एक तो होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, जो कहां पाई जाती है? गाल में पाई जाती है, जो सीरमी तरल का स्राव करती है। उसके बाद एक होती है अधोजंब ग्रंथि, जो जबड़े के नीचे मध्य भाग में पाई जाती है, जो सीरमी और श्लेष्म दोनों तरलों का स्राव करती है। और तीसरी कही थी अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है, जो केवल और केवल श्लेष्म का स्राव करती है। ठीक है भाई, अब देखिए लार ग्रंथि से हमने बात करी थी कि जो एंजाइम होते हैं वो कितने निकलते हैं? 3। एक तो होता है अपना एमिलेज, एक होता है टाइलिन, ठीक है, और ठीक है भाई। अब देखिए जो एमिलेज है, वो एमिलेज और टाइलिन दोनों एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? तो हमने बात करी थी ये दोनों मिलकर स्टार्च को
किस में कन्वर्ट करते हैं, अपने माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में। इसका मतलब देखो, भोजन का पाचन यहीं से शुरू हो चुका है। स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया, माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। अब भोजन नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद वो ग्रसनी से कोई रस का स्राव नहीं होता, ग्रसिका और आहार नाल से किसी का स्राव नहीं होता। चलो, जिसका स्राव नहीं होता उसको हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद किससे होता है स्राव, आमाशय से होता है। किससे होता है, आमाशय से। अब देखिए, आमाशय से किस किस का स्राव होता है, तो अपन ने कहा था कि आमाशय से जठर रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, जठर रस का स्राव होता है। अब इस जठर रस के स्राव के अंदर एक तो कौन सा एंजाइम होता है, देखिए, एक होता है अपना पेप्सिन, यहां लिख देते हैं, क्या होता है, पेप्सिन। एक होता है रेनिन, क्या होता है, रेनिन। और एक अपना होता है HCl, क्या होता है, HCl। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आमाशय की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब पेप्सिन क्या करता है, तो अपन ने पढ़ा था, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में। फिर रेनिन जो है वो कैसीन को पेराकेसिनेट में बदलता है, ठीक है। कैसीन को किसमें बदलता है, पेराकेसिनेट में। और जो HCl है, वो HCl क्या करता है, अम्लीय माध्यम बनाता है। अब देखो एक चीज और, ये जो HCl है वो स्रावित कौन करता है मूल रूप से, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम है, आमाशय की ऑक्सेंटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, ऑक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा। काम क्या करता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है, ठीक है भाई। तो भोजन कहां आ गया है, आमाशय में आ गया। देखो, मुंह के अंदर तो स्टार्च किसमें बदल गया, माल्टोज में, ठीक है। अब क्या है, प्रोटीन का पाचन हुआ कहां, आमाशय में। किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, तो प्रोटीन कौन सा होगा, कैसीन। कहां पाया जाता है, मां के दूध में। और इसका पाचन करने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, रेनिन। अब ये रेनिन कैसीन को किसमें बदलता है, पेराकेसिनेट में, ठीक है। HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है। आमाशय के अंदर जो काम होता है वो काम कौन से माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में। और इसको बनाने का काम कौन करता है, HCl। HCl का श्रावण कौन करती है, ऑक्सेंटिक कोशिका। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब मैंने कहा था कि ये जो अग्नाशय है और एक ये यकृत, ये क्या है, यकृत, ठीक है। और ये है अपना अग्नाशय। इनके अंदर पाचन नहीं होता, लेकिन पाचन की भूमिका होती है। देखो, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन, यकृत, ठीक है। और यकृत के चारों ओर की जो झिल्ली होती है ना, उसको पेराटोनियम झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये 10वीं वालों के काम की चीज नहीं है। देखिए, यकृत क्या करता है, पित्त लवण का श्रावण करता है, या पित्त रस का श्रावण करता है। किसका श्रावण करता है, पित्त रस। किसका श्रावण करेगा, पित्त रस का श्रावण करेगा। अब ये पित्त रस क्या करता है, ये पित्त रस क्या करेगा, जो वसा होगी उस वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। वसा को किस में बदल देगा, वसीय अम्ल में बदल देगा, ठीक है। अब देखिए, पित्त रस हो गया। पित्त रस के बाद में, अब देखो, यकृत के बाद में कौन आ रहा है, अग्नाशय आ रहा है, ठीक है। अब इस अग्नाशय के अंदर देखिए, देखिए अग्नाशय के अंदर, अग्नाशय के अंदर होता है एक तो एमिलेज, ठीक है। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है
काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, एक होता है अपना लाइपेज, ठीक है, और एक होता है न्यूक्लिएजेज। ये सब कहां होते हैं? अग्नाशय में। अब देखिए एमिलेज का क्या काम है। देखिए एमिलेज ये रहा, कहां था? लार ग्रंथि में, और कहां है? अग्नाशय में। काम क्या है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को किस में बदलेगा? माल्टोज में बदलेगा। कौन? एमिलेज। उसके बाद देखिए ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है? जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टाइड में बदलता है। किस में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। और जो काइमोट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को पेप्टाइड में ही बदलता है। तो इन दोनों का काम क्या है? सेम, ठीक। उसके बाद देखिए लाइपेज। लाइपेज जो है वो वसा को किस में बदल देगा? वसीय अम्ल को। जो फैट होती है हमारी उसको वसीय अम्ल में बदल देता है। कौन? लाइपेज। देखो ये सेम टू सेम काम कौन कर रहा है? पित्तरस। कौन कर रहा है? पित्तरस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है? न्यूक्लिएजेज। ये क्या करता है? अपना डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। कौन? न्यूक्लिएजेज। अब ये जितने भी अग्नाशयी रस हैं, देखिए जब मैंने आपको अग्नाशय पढ़ाया था उस समय ये कहा था कि अग्नाशय शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है, बहिस्रावी भी है। अंतःस्रावी के रूप में मैंने आपको कहा था कि एक तो इंसुलिन का स्रावण करती है, एक ग्लूकेगॉन का स्रावण करती है, और बहिस्रावी के रूप में पाचक एंजाइम का स्रावण करती है जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। ये सब के सब क्या है? पाचक एंजाइम है। और इन सब का कार्यस्थल कहां है? छोटी आंत है। कहां है? छोटी आंत, ठीक है भाई। अग्नाशय ने इतने सारे रस डाल दिए, सब के सब कहां आ गए? छोटी आंत में, और सब के सब छोटी आंत में ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आंत्रीय रस। क्या पढ़ते हैं? आंत्रीय रस। आंत्रीय रस, इनका कार्यस्थल भी कहां होता है? छोटी आंत। देखिए इतने सारे एंजाइम मिलकर कहां जा रहे हैं? छोटी आंत में काम करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो छोटी आंत होती है वो छोटी आंत सर्वाधिक पाचन और क्या करती है? अवशोषण। तो आंत्रीय रस पढ़ लेते हैं। देखिए माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? लाइपेज, और उसके बाद में आ जाएगा फास्फेटेज। क्या आ जाएगा? फास्फेटेज। वही चीज है। माल्टेज क्या करता है भाई? माल्टोज को ग्लूकोज में, ठीक है। ये क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज में। ये क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज में। लाइपेज देखिए वापस आ गया, ये रहा लाइपेज। वसा को वसीय अम्ल में करता है, ठीक है। वसा को वसीय अम्ल में करता है। उसके बाद फास्फेटेज, ये क्या करता है? तो न्यूक्लियोटाइड को किस में करेगा? नाइट्रोजनी क्षार। किसमें? नाइट्रोजनी क्षार में। ये हो गया दोस्तों पूरा पाचन तंत्र। देखो पाचन तंत्र की पूरी संरचना भी हम लोगों ने वापस समझ ली, और पाचन की प्रोसेस भी हम लोगों ने पूरी वापस समझ ली कि भोजन का पाचन शुरू कहां से हो रहा है? मुख से शुरू हो रहा है, और लास्ट में यहां तक अपन पहुंच गए। देखिए छोटी आंत के अंदर सब कुछ पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। बड़ी आंत में भी क्या, देखो अंधनाल में कुछ एक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका अवशोषण होता है, फिर थोड़ा अवशोषण वृद्धांत में होता है, और उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है उसको कहां डाल दिया जाता है? मलाशय में।
फिर मलाशय की दीवार पर दाब लगता है और उस दाब की वजह से उस मल को गुदा नाल से होते हुए मल द्वार या गुदा द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ये अपना पाचन तंत्र पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो कुल मिला के पाचन तंत्र के ऊपर 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो YouTube पे साइंस गुरुकुल नाम से सर्च करें, पहला और दूसरा वीडियो आपको वहां मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर है। अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या है, इसका क्या है। ठीक है, बिल्कुल आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। और जितना हो सके अपने जो सहपाठी हैं जिनको अभी पता नहीं है 10th क्लास के आपके, उन सभी तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और साथ ही साथ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस करें, उसके पास घंटी का चिन्ह बना हुआ है और उसको प्रेस करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र की। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।